हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड 1971 में सिरिल रैडक्लिफ, वो शख्स जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली स्टेट किया कि वो तो लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान का प्रेजेंटली सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उस लाहौर को इंडिया को देने वाले थे। लेकिन फिर उन्हें कुछ रीजंस की वजह से अपना डिसीजन रोक के लाहौर को पाकिस्तान के हाथों सौंपना पड़ा। आखिर क्या थे वो रीजंस? एंड इनफैक्ट उसी इंटरव्यू में रैडक्लिफ ने ये भी कहा था कि वो अपने खुद के डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके पार्टीशन के डिसीजन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मेजर फ्लॉज थे, गलतियां थी। अब ये गलतियां क्या थी? एंड चलो बस इमेजिन करो कि अगर ये गलतियां नहीं हुई होती और आज लाहौर हमारे पास होता तो कैसा होता भारत और भारत का ये लाहौर शहर? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब फ्लोनर्स, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों रैडक्लिफ ने लाहौर इंडिया को नहीं सौंपा। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस जानने के लिए हमें जानना होगा इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की कहानी को। बट वेट, उसके पहले डिड यू नो दैट पार्टीशन के पीछे और लाहौर का पाकिस्तान में चले जाने के पीछे सिर्फ इकलौता रैडक्लिफ का ही हाथ नहीं था। इस डिसीजन के पीछे 3 और लोगों का अच्छा खासा हाथ था, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी। अब हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर डिवाइड एंड रूल से ही कब्जा किया है और उसके बाद हमारी बर्बादी भी की है, जिसका क्लियर कट एग्जांपल है 1904 का बंगाल पार्टीशन ऑन दी कम्युनल बेसिस। बस वैसा ही कुछ उन्होंने लाहौर के केस में भी किया था, टू बी स्पेसिफिक हिंदू मुस्लिम्स को अलग करके। उन्होंने मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लाए थे, जिसके चलते बाकी के लोगों को पोलिंग और सीट रिजर्वेशंस अलग होता था एंड मुस्लिम्स की रिजर्व सीट एंड पोलिंग अलग से होता था। अब भले ही उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन का नाम दिया हो, बट कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि इस प्रोसेस का मेन मकसद इलेक्टोरेट्स को सेपरेट करना और हिंदू मुस्लिम्स के बीच चिंगारी पैदा करना था। रीजन नंबर 2, मोहम्मद अली जिन्ना। उसी ब्रिटिशर की स्ट्रैटेजी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड की एंड उसी मांग से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। बट इसके अलावा भी लाहौर और भारत के बंटवारे हुए एंड मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री बनने की शुरुआत हुई। नाउ रीजन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू और उनका कांग्रेस पार्टी। इन 1946 जब ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तब ब्रिटिश इंडिया के कैबिनेट मिशन को भारत का पार्टीशन नहीं चाहिए था एंड इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच एक मीटिंग बिठवाई, जहां पर उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज स्टेट का सुझाव सामने रखा, ऑब्वियसली ताकि दोनों भी पार्टीज फायदे में रहे और पार्टीशन ना हो। बट नेहरू को डिसेंट्रलाइज स्टेट नहीं चाहिए था, प्लस जिन्ना भी अपने लिए एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए अटल थे। बेसिकली वो नेगोशिएशन नहीं हो पाया, जिसके बस कुछ ही दिन बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की आवाज उठाई, सो दैट उनका एक सेपरेट कंट्री का आइडिया जल्द से जल्द लागू हो। एंड गेस व्हाट, उनकी वो सोच कामयाब भी हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे प्रोग्राम की वजह से कम्युनल वायलेंस होने लगे थे, जिसका सबसे बड़ा असर दिखा इन बंगाल में मास लेवल पर लोगों की जान जाने लगी थी एंड बस उसी सब को रोकने के लिए फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को कहा, इन ऑर्डर टू कीप इंडिया यूनाइटेड इट मस्ट बी डिवाइडेड। एंड लेटर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माउंटबैटन प्लान को 2 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद माउंटबैटन ने इंडिया के बॉर्डर्स को डिसाइड करने के लिए एक इम्पार्शियल बैरिस्टर को चुना, विच वॉज नन अदर देन रैडक्लिफ हिमसेल्फ। जिसके बाद बूम, 1 year लेटर इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम 2 डिफरेंट कंट्रीज। बेसिकली कुछ ऐसे हुआ इन दोनों देशों का बंटवारा। लेकिन एक मिनट, क्या ये बंटवारा सही था या गलत? दरअसल बात यह है कि इनके इस प्लान में बहुत से मेजर फ्लॉज मौजूद थे, कुछ ऐसे मेजर फ्लॉज जिनके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं पढ़ाया गया। फ्लॉ नंबर 1, रैडक्लिफ जिन्हें पार्टीशन के लिए बुलाया गया था, उन्हें इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया। फ्लॉ नंबर 2, ये उनका इंडिया पे फर्स्ट विजिट तो था ही, प्लस टू टॉप इट अप उन्हें पार्टीशन करने के लिए सिर्फ 5 वीक्स का ही डेडलाइन दिया गया था। मतलब बेसिकली सिर्फ 5 वीक्स में सारा रिसर्च करो और लकीर खींच दो। फ्लॉ नंबर 3, रैडक्लिफ ने इंडिया आते ही एक 4 जन की बाउंड्री कमीशन बनाई, ऑब्वियसली टू पार्टीशन द 2 नेशंस। लेकिन आयरॉनिकली जिस दिन फाइनल फैसला लिया गया और दोनों कंट्रीज के बाउंड्रीज के रिपोर्ट्स बनाए गए, उस दिन रैडक्लिफ भाई साहब मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। फ्लॉ नंबर 4, इस पूरे इंडिया पाक पार्टीशन का रिपोर्ट बस गेस करो कितने पेजेस का था? सिर्फ 17 पेजेस का। अरे आजकल तो 1 BHK के फ्लैट के भी पेपर्स 50 से 60 पेजेस के होते हैं। सिर्फ 17 पेज में पूरा पार्टीशन सम अप कर दिया। वियर्ड राइट?
आई नो, इनफैक्ट रैडक्लिफ ने खुद ने ये फ्लॉज को एक्सेप्ट करके बोला था कि मैं खुद मेरे डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ एंड अगर मुझे 2 से 3 साल का वक्त और मिल पाता तो शायद मैं बेटर डिसीजंस ले पाता। एंड फ्लोनर्स, शायद इससे हमारे पास लाहौर जैसा पाकिस्तान का एक बड़ा सिटी आ जाता। बट एक मिनट, अगर लाहौर हमारे हक का था एज क्लेम बाय रैडक्लिफ, तो क्या इस गलत डिसीजन के बाद इंडिया ने कभी लाहौर को कैप्चर करने की कोशिश की थी? वेल, ये है पाक पैशन नेट का एक इमेज जो ये क्लेम करता है कि 1965 इंडो पाक वॉर में उन्होंने लाहौर को इंडियन ट्रूप से बचा लिया था। बट एक बार और रुको, हमने तो ये कभी नहीं सुना कि कभी इंडिया लाहौर को कब्जा करने की कोशिश भी किया था। सो ये कैसे? वेल, दरअसल 15 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने कश्मीर को कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया था। अब ये देख के हमारा इंडिया चुप रहेगा? हमने उन्हें रोकने के लिए उस ऑपरेशन के कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ लिया। अब इसके बाद अपने पाकिस्तानी सोल्जर्स को छुड़वाने की मांग करने के लिए प्लस कश्मीर को कैप्चर करने के लिए डेस्परेट होके बस 2 ही दिन बाद यानी कि अगस्त 17 को पाकिस्तान ने फिर से एक नया ऑपरेशन चालू कर दिया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब एक साथ दो ऑपरेशन की वजह से इंडिया पे काफी स्ट्रेस आ गया था एंड प्लस हम कश्मीर की कुछ जमीन पाकिस्तान को खो भी चुके थे। अब इस स्ट्रेस से निकलने के लिए साथ ही कश्मीर की खोई हुई जमीन को रिकैप्चर करने के लिए इंडियन फोर्सेस ने निकाला एक ब्रह्मास्त्र, लाहौर को कैप्चर करना, कश्मीर का सौदा करने के लिए। तो बस फिर कमांड्स मिलते ही हमारी आर्मी ने लाहौर में घुसना चालू कर दिया एंड गेस व्हाट, इंडियन फोर्सेस का ये ब्रह्मास्त्र काम भी किया। इंडियन ट्रूप्स के लाहौर में जाते ही सारी पाकिस्तानी मिलिट्री लाहौर की ओर आ गए, कश्मीर को खाली छोड़ दी, जिसके बाद ऑब्वियसली हमने लाहौर को छोड़ दिया एंड कश्मीर को वापस रिकैप्चर कर लिया। प्लानर्स, ये है इस इमेज के पीछे की असलियत। टेक्निकली इंडिया ये वॉर जीत गई, बट पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी आवाम को ये नहीं बता सकता एंड इसीलिए उन्होंने ये स्टोरी पोर्ट्रे किया कि इंडिया लाहौर के पीछे पड़ी थी उसे कैप्चर करने के लिए एंड उन्होंने कैप्चर करने से इंडिया को रोका, लाहौर को बचाया। एंड ऑफ स्टोरी, आज हमारे पास लाहौर नहीं है, बट जस्ट फॉर फन थोड़ा सोचते हैं कि क्या अगर लाहौर हमारे पास होता तो आज हमारा भारत कैसे दिखता। चलो देखते हैं। लाहौर का करंट जीडीपी है 84 बिलियन USD, यानी कि वो पाकिस्तान के जीडीपी में 13% का कंट्रीब्यूशन देता है। यानी कि बेसिकली अगर लाहौर आज हमारे पास होता तो वो इंडिया के जीडीपी में भी 84 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता। बट एक मिनट, हमारे यहाँ का जो कोलकाता है, जो लाहौर से भी छोटा है, वही हमारी जीडीपी में 150.1 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन करता है। अब आपको क्या लगता है, क्या आज के टाइम पे लाहौर का इंडिया के साथ होने से इंडिया को कुछ मेजर एडवांटेज मिलता? लेकिन चलो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को बाजू में रखते हैं। आज की तारीख में लाहौर के पास मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट एयरपोर्ट्स एंड आर्किटेक्ट जैसे काफी सारी चीजों में लाहौर इंडिया के कई सारे सिटीज के मुकाबले काफी आगे है। हाँ, हो सकता है कि इस महीने में वो इंडिया के लिए एडवांटेजेस होता। लेकिन एक मिनट, क्यों हम सिर्फ लाहौर का इंडिया में इंटीग्रेशन को सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? लाहौर का क्या? लाहौर का इंडिया में होने से लाहौर को कुछ फायदा होता क्या? वेल, इफ एरिया वाइज देखा जाए तो लाहौर 1772 स्क्वायर किलोमीटर्स की सिटी है एंड हमारे हिंदुस्तान में इसके सबसे नजदीक की सिटी दिल्ली है विच इज ऑफ 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब कि बेसिकली लाहौर से भी 289 स्क्वायर किलोमीटर्स छोटा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर दिल्ली की जीडीपी देखी जाए तो दैट इज 210 बिलियन USD, यानी कि ये लाहौर से स्ट्रेट कट 9,45 करोड़ ज्यादा है। बेसिकली स्टैट्स ये बता रहा है कि अगर लाहौर आज इंडिया के पास होता तो लाहौर का इकोनॉमिकली काफी फायदा होता, वो इकोनॉमी वाइज प्रेजेंट के हिसाब से काफी आगे होता। बट फ्लोनर्स, एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि अगर रैडक्लिफ को 3-4 साल और दिए होते तो क्या उनका डिसीजन बेटर होता? क्या आज वाकई में लाहौर हमारे पास होता? एंड अगर लाहौर हमारे पास होता तो इंडिया के लिए एडवांटेजेस होता या नहीं होता? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको फ्लन का ये एड्यूटेनमेंट बेस्ड, सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो और मेरे चैनल गेट सेट फ्लन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।